नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस करंट विषय का जो संबंध है आप अपनी ज्योग्राफी से संबंधित करके देख सकते हो। इसे बायोडाइवर्सिटी का ये टॉपिक होता है, जैव विविधता जिसे हम बोलते हैं। वर्तमान में मैं ये महसूस करता हूँ आपके क्वेश्चंस पेपर को देखकर कि बायोडाइवर्सिटी एक नया टॉपिक मर्ज होता जा रहा है। पहले इस पे कम पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इससे संबंधित कोई भी अपडेट यदि आपके सामने आता है तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना ही महत्व रखता है जितना कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो अन्य टॉपिक होते हैं। और 2020 में तो ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहा। आपने नाम सुना होगा रामसर साइट्स। फरवरी 2020 में भारत के 10 स्थल शामिल किए गए थे। उसके बाद में नवंबर 2020 में 2 और शामिल कर लिए गए, तो टोटल 12 स्थलों को आर्द्र भूमि में शामिल करना या रामसर साइट्स में शामिल करना अपने आप में भारत के लिए गौरवपूर्ण महत्व रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और आपके एग्ज़ाम की सीमा को निर्धारित करते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और काफ़ी एक्सप्लेनेशन देने का मैंने प्रयास किया है ताकि आप एग्ज़ाम की सीमाओं के अंदर रहें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी टॉपिक होता है उसको हम कितना भी लार्ज कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होती है आप उसके दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस दायरे का निर्धारण जो होता है उसका कुछ प्रयास हमारे इस चैनल के द्वारा किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसको समझ सकें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अनर्गल तथ्यों को अपने दिमाग में रखना अपने दिमाग को परेशान करने जैसा होता है, और यदि हमारा दिमाग परेशान हो जाता है तो मान के चलना हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है शायद हम उसमें चूक कर सकते हैं। तो मेरी बातों को नज़रअंदाज ना करें और सोशल मीडिया के जाल से थोड़ा निकल कर देखिए। आपके जो एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन होती है, आपके एग्ज़ाम का जो एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको बहुत ही सलीके से करें। कहीं ऐसा न हो कि ये जो भीड़ तंत्र होता है ये हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने से रोक सके। तो ये कुछ बातें होती है जो समय समय पर आपको मैं बताता रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश मेहरा जीके क्लासेस की जो ऐप है इसमें हम नए फीचर्स डालने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसे अपलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर आप राकेश मेहरा जीके क्लासेस सर्च करके उसे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप अपलोड करें ताकि इंस्टीट्यूट से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आपको उपलब्ध हो सके। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिए आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, इसको वेटलैंड बोलते हैं। अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटलैंड। क्या होती है आर्द्र भूमि? पहले तो नाम से ही देखिए क्या है आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी, और पूरे शब्द को देखेंगे तो हमारे सामने आता है कि ऐसी भूमि जिसमें नमी होती है या जो आर्द्र होती है। पहले तो ये लाइन ही लिख दीजिए, ऐसी भूमि जिसमें
नमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। और दूसरे शब्दों में हम समझें तो जल व थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, जल और थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन ऑफ जल और थल के बीच का। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? देखिए, जैसे ये स्थल है, थल कह दीजिए इसको, ये जल है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये, इसे हम क्या कह सकते हैं? वेटलैंड। ये वेटलैंड है। क्लियर? अब देखिए, एक परिभाषा भी है, उस परिभाषा को लिखिए एक बार, आप डेफिनेशन को लिखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिखिए, समुद्र के वे स्थान जहां निम्न ज्वार के समय, समुद्र के वे स्थान जहां पर निम्न ज्वार के समय पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं उसे आर्द्र भूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। यहां पर जो आपको ध्यान रखना है वो है ये पॉइंट, 6 मीटर से अधिक। अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये होते हैं, आपसे कहेगा कि आर्द्र भूमि के निर्धारण के लिए पानी की गहराई का मानक है। ध्यान से समझें, आर्द्र भूमि के निर्धारण के लिए पानी की गहराई का मानक है, स्टैंडर्ड क्या है? 6 मीटर। ऐसे बनते हैं बेटा, और ध्यान रखें, यही क्वेश्चन मेरिट तय करते हैं। आइए, अब मैं यदि ये कहूं कि इसका प्रयोग कहां होता है, बहुत सारे प्रयोग है, ज़्यादा आपको मैं इसमें कंफ्यूजिंग के दौर पे नहीं लेके चलूंगा क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है। एक तो क्या होता है, पानी जब आर्द्र भूमि में नीचे की तरफ जाता है तो मिट्टी की कई परतों से होकर गुजरता है, इस कारण से एक स्पंज बन जाता है और ये स्पंज की तरह बन जाता है जो कि पानी को शुद्ध कर देता है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि आर्द्र भूमि है, नमी वाली है, पानी को सोखने की क्षमता रखती है। इसका मतलब बाढ़ के नियंत्रण में भी सहायक होती है ये, क्योंकि बाढ़ में पानी बहता है तो ये मिट्टी क्या करती है, उस पानी को सोखने की क्षमता रखती है, तो बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। तो प्रयोग के बारे में आप ये कह सकते हो, स्पंज की भांति काम करते हुए यह पानी को शुद्ध करती है, पानी को शुद्ध करती है, ये पानी को शुद्ध करती है। दूसरा जो है ये है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। आइए अब देखिए, अब आर्द्र भूमि का संरक्षण कैसे किया जा रहा है, बचाव कैसे किया जा रहा है, कौन सी संस्था है, कैसे काम करती है वो,
कौन सी सूची जारी करती है, उसको आधार बनाते हुए हम उसे इंडिया से जोड़ेंगे, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। सबसे पहले हम संस्था की बात करेंगे। लिखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित संस्था। ये होती है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। लिख दीजिए, गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है ये। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, इसका जो हेड ऑफिस है ये नीदरलैंड है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो नीदरलैंड की संस्था है ये, ठीक है। अब देखिए, ये जो संस्था है इसने क्या किया, एक सम्मेलन आयोजित किया। इसका एक सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे हम। रामसर सम्मेलन। ये सम्मेलन आयोजित किया इन्होंने। अब ये जो रामसर सम्मेलन है, इसका जो आयोजन किया था इन्होंने, ये किया था 2 फरवरी 1971 को। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। इंटरनेशनल वेटलैंड डे बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ये। और इसका जो आयोजन हुआ था, ये स्थान था रामसर। रामसर जो है ये ईरान में पड़ता है, ध्यान रखना। हमें ऐसा लगेगा इंडिया में है, ईरान में पड़ता है रामसर, ईरान में। अब यहाँ इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होती है, उनकी सूची जारी की गई और उस सूची को रामसर साइट्स नाम दिया गया। एक लाइन लिख दीजिए, इस सम्मेलन में, लिखते जाइए, इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची जारी की गई, जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया, जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया। क्लियर। अब बात आती है भारत कब शामिल हुआ। एक लाइन लिखिए, भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अभी इस कारण भारत चर्चा में भी रहा। तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। क्लियर। आइए अब देखिए, इसमें भारत की आर्द्र भूमियां कौन कौन सी है
उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत की वेटलैंड जो रामसर साइट्स में शामिल है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स में शामिल है। एक तो यदि आपसे पूछ ले कि कुल कितनी है, टोटल कितनी है, पहली बात तो ये 39 है, ध्यान रखना कुल जो है ये 39 है। अब 39 के नाम याद नहीं रखने हैं आपने, मैं कुछ नाम बता रहा हूं। जैसे हम कहें सांभर झील, सांभर झील ये है राजस्थान में है, या ऐसे कीजिए सांभर झील मत कीजिए, मैं इसको अलग से लेके चलूंगा। जैसे चिल्का झील ओडिशा में है ये, और भी बहुत सारी है। जैसे हम कहें कोलेरू झील, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। बेम्बानद झील, इन सब की बातें हम ज्योग्राफी में करेंगे। केरल में है ये, क्लियर। और भी बहुत सारी झीलें हैं। यहाँ यदि मैं कहूँ राजस्थान के स्थल, ये आपके आरपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 2 स्थल ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। एक तो आप जानते हो सांभर झील, इस पर आता है क्वेश्चन। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, ये जो है राजस्थान के 2 स्थल इसके अंदर शामिल हैं। अब मैं इसको करंट से जोड़ूंगा, लेटेस्ट क्या है। तो हमारी बेसिक बात होगी भी 39 है, 39 में मेन आपको ये बता दिया, और नए कौन से जुड़े हैं उनका नाम आपने याद रखना है। तो हम नयों की चर्चा करेंगे, तो राइट डाउन करें। फरवरी 2020 में शामिल 10 क्षेत्र, भारत के 10 क्षेत्रों को यहां पर शामिल किया गया था। 10 क्षेत्रों को, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। एक तो नंदूर मद महेश्वर, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, इसको शामिल किया गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नंदूर मद महेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ये। और केशोपुर मियां, ये है पंजाब में। व्यास कंजर्वेशन, ये भी है पंजाब में। नांगल क्षेत्र, सभी जानते हो नांगल बांध के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, पंजाब में है। तो केशोपुर मियां व्यास कंजर्वेशन नांगल क्षेत्र, ये पंजाब में है।
अब देखिए यूपी के काफ़ी हैं, जैसे नवाबगंज यूपी में है, पार्वती आगरा ये यूपी में है। तो नवाबगंज, पार्वती आगरा ये यूपी में है। और एक समन है और समसपुर है, ये भी दोनों कहाँ हैं? यूपी में है। समन और समसपुर ये यूपी में है। सांडी यूपी में है। सांडी यूपी में है। समन, समसपुर, सांडी ये यूपी में है। एक सरसई नवार, सरसई नवार ये भी यूपी में है। तो ये जो 10 स्थल है ये क्या है, 2020 में, फरवरी 2020 में शामिल किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, आपसे यहां पूछा जा सकता है कि नंदूर मद महेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। क्यों पूछा जा सकता है? इसलिए पूछा जा सकता है कि एक ऐसा स्थल है जिसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, तो इंटरनेशनल लेवल का मामला चल गया। आप इसकी तुलना राजस्थान के स्थलों से कीजिए। जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं वो इसको पहचान सकते हैं, ये स्थल कितनी बार क्वेश्चन में आते हैं। इसी तरीके से जब इंडिया लेवल की हम बात करते हैं तो यहाँ से इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि लेटेस्ट होते हैं। या आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि रामसर साइट्स में शामिल नहीं है, तो वो क्या करता है, जो नए बनते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करता है। अभी नवंबर 2020 में भी 2 क्षेत्र शामिल किए गए, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। एक बार इसको राइट डाउन कीजिए। नवंबर 2020 में शामिल क्षेत्र, यहां पर 2 क्षेत्र शामिल किए गए थे। क्लियर? कौन कौन से हैं? सबसे पहला सुर सरोवर झील, सुर सरोवर झील ये यूपी में है। इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं कित्थल झील। देखिए झील है, यहां पर पक्षी आते हैं, तो आपको ये बता दूं, इसको सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो है लोनार झील, लोनार झील ये जो है बुल्डाना महाराष्ट्र में है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी बार पूछी गई है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में बताऊंगा। एक तो ये 50,000 साल वर्ष पुरानी झील है और भारत की ऐसी एकमात्र झील है जो उल्का पिंडों से बनी हुई है, मिट्रियोल्स बोलते हैं इसको। एक लाइन लिख दीजिए,
50,000 वर्ष पुरानी झील, पुरानी भारत की एकमात्र झील जो उल्का पिंडों से बनी हुई है, मतलब उल्का पिंडों के गिरने से बनी है। उल्का पिंडों के गिरने से बनी है। ठीक है। कई भूगोल शास्त्री हैं वो ये भी कह देते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी है। देखिए, अलग अलग तर्क होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो उल्का पिंडों से है। ये तो लोनार झील है, बुल्डाना महाराष्ट्र में है। इन्हीं के साथ क्या होते हैं, ये टोटल 39 हो जाते हैं। तो आपके सामने एक अपडेट आ जाता है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने वेटलैंड के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपकी एग्ज़ाम की सीमाओं में रहे, क्योंकि आर्द्रभूमि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक नहीं होता है। इसको कितना भी विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन उस विस्तार में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बेमतलब की जो फिजूल की बातें होती है, फिजूल के जो तथ्य होते हैं हमारे दिमाग में चले जाते हैं, और जो फिर वो आधारिक तथ्य होते हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकें। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।